चलो जी। अच्छा दूसरी है, तो अगर आप ध्यान गलती से लिया है क्या दूसरी? अच्छा, ओ भाई, तो क्लबिंग ऑफ इनकम निकाल लिया। क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर नंबर मैंने 7 डाला हुआ है। अब सबसे पहले क्लबिंग का मतलब क्या है? सबसे पहले क्लबिंग का मतलब क्या है? सबसे पहले क्लबिंग का मतलब समझना होगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, देखो क्या कह रहा है, क्लबिंग का क्या मतलब है। कह रहा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोविजन, दो प्रोविजन है क्लबिंग के अंदर। एक प्रोविजन में क्या हो रहा है, इनकम इज टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ एनी पर्सन, और दूसरी साइड में क्या हो रहा है, इनकम टू बी क्लब्ड इन द टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल। क्लबिंग वर्ड का मतलब क्या होता है कि माइनर है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, माइनर चाइल्ड है और माइनर चाइल्ड की क्या है, इनकम है, और इस माइनर चाइल्ड की जो इनकम है श्वेता, माइनर चाइल्ड की जो इनकम है वो किसके हैंड में हम लोग ऐड कर रहे हैं, हम उसको ऐड कर रहे हैं पेरेंट। पेरेंट का मतलब फादर या मदर, दोनों में से कोई एक, ठीक है ना, तो दोनों में से एक। और सिंपल सी बात कि इनकम वो कौन है, माइनर है। इनकम, ठीक है, वो क्यों हम लोग इनकम को क्लब कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं किसी और के हैंड में, वो हम देखेंगे यहाँ पे रीजन क्या है उसके। बट यहाँ पे दो तरीके से क्लासिफाइड किया गया, किसी भी पर्सन के हैंड में ऐड हो जाएगी, और एक में क्या होगा, ओनली इंडिविजुअल के साथ क्लबिंग हो रही होगी। तो एक क्लबिंग इंडिविजुअल के रिगार्डिंग होगी और एक क्लबिंग सारे पर्सन। कितने पर्सन है इनकम टैक्स में, 7, ठीक है ना, वो इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एक रह गया लोकल अथॉरिटी। तो ये 7 के 7 पर्सन है, और यहां केवल जो क्लबिंग हो रही है वो इंडिविजुअल के हैंड में क्लबिंग की जा रही है। तो 2 पार्ट के अंदर पूरे चैप्टर को डिवाइड किया गया। चलो एक चार्ट बनाएंगे, बहुत जबरदस्त चार्ट है ये, आपके पास नहीं है चार्ट, आपको बनाना पड़ेगा। इनकम ऑफ अदर पर्सन, इनकम ऑफ अदर पर्सन क्या बोल रहा है, इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन एसएससी टोटल इनकम। एसएससी आपको पता ही है कौन है, जिसे टैक्स पे करना है। तो किसकी इनकम है, इनकम ऑफ अदर पर्सन, मतलब माइनर की इनकम है या और किसी की बोल लो, ठीक है, माइनर चाइल्ड की इनकम है, ये एक एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे हस्बैंड है, हस्बैंड ने क्या किया, रिलायंस के शेयर किसको ट्रांसफर कर दिए, हस्बैंड किसको ट्रांसफर करेगा, वाइफ को। तो हस्बैंड ने अपनी वाइफ को रिलायंस कंपनी के शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए। क्या इसमें डिविडेंड की इनकम आएगी, आएगी, और भी बहुत सारी इनकम आएगी। वैसे नो डाउट डिविडेंड इनकम एग्जम्प्ट होती है, हम लोग पढ़ेंगे टैक्स के अंदर, डिविडेंड इनकम एग्जम्प्ट होती है। मतलब कहने के लिए मैं ये कह रहा हूं कि मान लो कि वाइफ क्या कर रही है, अब इन शेयर्स को बेच के, अच्छा शेयर्स को बेच भी तो सकती है वाइफ, तो अगर वाइफ शेयर को बेचेगी तो बेचने से इनकम जनरेट होगी या नहीं होगी, वो इनकम किसकी मानी जाएगी, वाइफ की या हस्बैंड की, हाँ जी, वाइफ, हस्बैंड की मानी जाएगी, किसकी मानी जाएगी, हस्बैंड की। क्यों, क्योंकि हस्बैंड ने फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर वाइफ को, और उसकी वाइफ ने उन शेयर्स को बेच दिया, और बेचने से क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, इनकम जनरेट हुई। वो इनकम हो तो किसकी रही है, वाइफ की हो रही है, पर उस इनकम की क्लबिंग की जाएगी हस्बैंड, तो वो हम हस्बैंड की ही इनकम मानेंगे।
इनकम ऑफ अदर पर्सन मतलब वाइफ है ना, इंक्लूडेड इन एसएससी किसके हाथ में इंक्लूड की गई, हस्बैंड के हाथ में इंक्लूड। हस्बैंड कौन है, इंडिविजुअल। तो जो पूरा चैप्टर इंडिविजुअल में हो रही है और एक क्लबिंग किसी भी पर्सन के साथ हो सकती है, ठीक है। तो ऊपर हेडिंग लिखो इनकम ऑफ अदर पर्सन, बना लो ये चार्ट, जितना पढ़ा रहा हूं बस उतना बनाना, पूरा मत छापने लग जाना। इनकम ऑफ अदर पर्सन, इंक्लूडेड इन एसएससी टोटल इनकम। अगर आप देखोगे यहां पे ध्यान से तो ये स्पाउस की बात यहां पे कर रहा है, यहां पे माइनर चाइल्ड की बात कर रहा है, यहां पे वाइफ की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो डील कर रहे हैं ये सब किससे डील कर रहे हैं, इंडिविजुअल से डील कर रहे हैं। तो मैंने अपनी बुक के अंदर स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, गुड मॉर्निंग, मैंने अपनी बुक के अंदर स्टार्टिंग में ही बताया था कौन से सेक्शन है जो किससे डील करते हैं, इंडिविजुअल से डील करते हैं। कौन से सेक्शन है जो इंडिविजुअल से डील करते हैं। तो पहले एक बार लिख लो फिर मैं आपको बताता हूं। हेडिंग डाल ली है इतनी, ठीक। उसके बाद देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले यहां पे कह रहा है ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। आपने क्या किया है, इनकम ट्रांसफर की है, एसेट ट्रांसफर, आपने इनकम ट्रांसफर की है, एसेट ट्रांसफर नहीं की। मैंने प्रिया को कहा लक्ष्मी नगर में जो मेरी हाउस प्रॉपर्टी है उसका रेंट आता है 50,000 रुपए महीना। क्या ये हाउस प्रॉपर्टी का जो रेंट है ये इनकम है या नहीं है? तो मैंने कहा आज के बाद प्रिया आप वो रेंट कलेक्ट करोगे, ये इनकम आपकी। प्रिया कह रही सर मजे आ गए, क्या बात है। मैंने कहा पर क्या करना, इस 50,000 में से इसका 80% कितना हो जाएगा, 40,000। 40,000 रुपए किसको ट्रांसफर कर देना पर मंथ, मेरी वाइफ को। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया, एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया और मेरी वाइफ यहीं पे रहती है, मान लो ओल्ड एज है, बुढ़ापा आ गया उसका, ठीक है, और प्रिया तो बिल्कुल यंग है, ठीक है जी। तो प्रिया ने कहा ठीक है सर आपने मुझे पढ़ाया है, मैं भी लक्ष्मी नगर में ही रहती हूँ, रेंट कलेक्ट कर लूंगी और आप महीने के 10 मुझे भी तो दे रहे हो। क्या यहाँ पे इनकम ट्रांसफर हो रही है, नहीं हो रही है? और जो इनकम ट्रांसफर हो रही है उसका कुछ बेनिफिट मेरी वाइफ को मिल रहा है, नहीं मिल रहा? मिल रहा है। तो उस केस के अंदर हमारा लॉ मेकर क्या कहता है कि जितना बेनिफिट आपकी वाइफ को मिल रहा है, जितना बेनिफिट आपकी वाइफ को मिल रहा है उतने इनकम की मैं क्या कर दूंगा, क्लबिंग कर दूंगा एसएससी के हाथ में। क्या यहां पे मैं बोल सकता हूं इनकम इज ट्रांसफर बट एसेट इज नॉट ट्रांसफर? मैंने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की है, ओनली मैंने इनकम ट्रांसफर की। आपको सर पूरी इनकम आपने ट्रांसफर कर दी, फिर क्लबिंग होगी नहीं, क्योंकि इनका और मेरा रिलेशन ही नहीं है ना, हम दोनों क्या अनरिलेटेड पार्टी है। और रियलिटी में कभी ऐसा होता नहीं है, ये बोलने में ही है, ठीक है। ऐसे कौन कर रहा है? तो प्रिया कहे जी मिलवाओ सर उससे जो अपनी प्रॉपर्टी की इनकम कहे भाई तुम रख लो, 1 रुपए नहीं देगा कोई, ठीक है, उसके लिए लड़ाइयां हो जाएंगी। तो सबसे पहले सेक्शन 60 समझ में आया। तो सेक्शन 60 जो है बेटा वो एनी पर्सन के ऊपर लग रहा है। एनी पर्सन मतलब ऐसा कंपनी भी कर सकती है, कंपनी कहे सर आप डायरेक्टर हो कंपनी के और इन प्रॉपर्टी से जितना भी रेंट आता है सारा आप कलेक्ट करो, 80% कंपनी को ट्रांसफर करो, 80% कंपनी को ट्रांसफर करो। तो यहां पे जो क्लबिंग हो रही है वो एनी पर्सन के हाथ में हो रही है। कुछ ऐसी क्लबिंग के प्रोविजन आएंगे जहां पे कहां पे क्लबिंग हो रही होगी, ओनली इंडिविजुअल के हैंड में क्लबिंग हो रही होगी।
तो पहला सेक्शन 60 का ओवरव्यू समझ में आ गया। सेक्शन 60 में क्या हो रहा है, लिखो पहला सेक्शन 60। बेटा नया चैप्टर है क्लबिंग ऑफ इनकम, ये चैप्टर का नाम है, ये निकाल लो। चैप्टर नंबर 7 लाए हो ना आप, चैप्टर नंबर 7 निकाल लो फटाफट, चैप्टर नंबर 7 निकाल लो। और अपने सामने इस बुक को रखोगे तो आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि जो ये सेक्शन है, इन सेक्शन में कहीं पे भी इंडिविजुअल वर्ड नहीं लिखा हुआ। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इंडिविजुअल वर्ड यूज हो रहा है, यहाँ पे भी इंडिविजुअल आ गया, ठीक है, उसके बाद आएगा इंडिविजुअल, ठीक है ना। यहाँ स्पाउस आ रही है तो इंडिविजुअल ही है, स्पाउस आ रही है, सन वाइफ आ रही है, अगेन स्पाउस, अगेन सन वाइफ, अगेन माइनर चाइल्ड, ठीक। तो मैं कहूँगा ये जो सेक्शन है, ये वाले जो सेक्शन है ये इंडिविजुअल के रिगार्डिंग, ये इंडिविजुअल वाले सेक्शन, ठीक है ना। ये सेक्शन सर ऐसे क्यों करना है, हमें पता होना चाहिए ना कहाँ इंडिविजुअल की क्लबिंग हो रही है, कहाँ पे एनी पर्सन की, बस ये सेक्शन है इंडिविजुअल की क्लबिंग की। तो पहला पार्ट आपको क्या लिखना है, इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन एसएससी टोटल, एसएससी टोटल इनकम। सबसे पहला सेक्शन कौन सा आ गया, 60 आ गया। जीएसटी के लेक्चर बस 1-2 बच्चे ही देख रहे हैं, बाकी बस हाँ आप लोगों ने देखा, पता लग जाता है कौन देख रहा है कौन नहीं। अब तो एक ऐसी डिजिटल बुक बनानी चाहिए, जैसे इन्होंने ये बुक खोली, क्लबिंग का चैप्टर खोला, वहां मेरा मन किया कुछ बोलने का, ध्यान से देखो आप बुक से आवाज कैसे आ रही है भाई, बढ़िया हो जाएगा। कल रात को आया ये दिमाग में, ऐसी बुक बननी चाहिए, बन भी सकती है। एक आदमी कहता था हवा में उड़ेगा कुछ, है अच्छा ऐसा होता है क्या बात, किताब बोलने लग गई भाई, तो सही हो जाए। और तुम भी ऐसा कर सकते हो। सर सेक्शन 60 समझ में नहीं आ रहा, तो मुझ तक वो आवाज पहुंच गई और फिर मैं आपको बता रहा हूं, देख, है ना, कितना बढ़िया नहीं है। तो अभी भी तो ऐसा कर सकते हो, ये लेक्चर तो आपको मिलता ही है रिकॉर्डेड, वो चला के देख सकते हो। क्लबिंग समझ में आया भाई, क्या हो रहा है मुस्कान, बाकी सब आज छुट्टी पे, चक्कर क्या है, टेस्ट था इसलिए इतना खौफ है क्या, सैलरी चैप्टर का टेस्ट, आज डाउट ले लेंगे ना, कहां दिक्कत आ रही है। सेक्शन 60 बताओ, कोई डाउट, जल्दी जल्दी लिखो। डन है 60, वेरी गुड। उसके बाद 61 है, छोड़ दो इसे, बाद में आते हैं। 64, 1, 2 के अंदर आते हैं। देखो पहले ये क्या कह रहा है, पहले सुन लो, फिर उसके बाद लिखना। देखो क्या कह रहा है ये, पहले इसको समझते हैं, बड़े प्यार से समझते हैं, बढ़िया तरीके से समझते हैं। क्या कह रहा है ये, स्पाउस की इनकम हो रही है। स्पाउस कौन है, अरे यार स्पाउस कौन है, ये ना इधर आओ, ये यहां से निकाल लो यार, ये लंच वाला जो बैग है उसकी जिप खोलो, नहीं ये छोटी जिप होगी इधर, हाँ इसमें होगी चाबी, है ना, बस बंद कर दो। कहानी समझ में आ रही है, क्या कह रहा है, स्पाउस। स्पाउस कौन होता है, हस्बैंड वाइफ दोनों में से कोई भी। हाँ कई बार लड़के कहते हैं सर वाइफ, मतलब कोई भी हो सकता है भाई, वाइफ के लिए हस्बैंड, ठीक है ना, तो कोई भी हो सकता है। हमारे एग्जाम्पल में हम वाइफ को ही लेंगे, असली में ऐसा नहीं होना चाहिए पर हम ले रहे हैं ऐसा। मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं कभी कुछ गलत हरकत करते हैं, या बड़ा आदमी भी कोई गलत हरकत कर दे, कोई मतलब वैसी, तो कई बार ऐसे कहते हैं लड़कियों वाले काम मत, ये
जैसे काम कहीं ना कहीं आप मतलब जो फीमेल करेक्टर है उसको नीचे दिखा रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। छोटे बच्चे भी होते हैं तो वो छोटा सा बच्चा है, अगर वो लड़की के कपड़े पहन ले तो बड़े हंसते हैं लोग, और अगर लड़की लड़के के कपड़े पहन ले तो कुछ नहीं, और कहते हैं कि देखो इसने लड़के के कपड़े पहने और लड़का पहन लेगा तो बड़ा खतरनाक काम हो जाए। प्रिया क्या हो गया, बचपन में कुछ हुआ था क्या? वाइफ, तो वाइफ का हम लोग यहाँ पे, तो मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है इसलिए मैंने एग्जांपल दिया। तो वाइफ का हम लोग यहाँ पे एग्जांपल है, कह रहा है रेम्यूनरेशन टू स्पाउस फ्रॉम अ कंसर्न इन विच इंडिविजुअल हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। पहले सुन लो, कह रहा है रेम्यूनरेशन टू स्पाउस, जो वाइफ है उसको क्या मिल रही है? रेम्यूनरेशन मिल रही है, मतलब सैलरी मिल रही है। उसको क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है। उसके अंदर जो इंडिविजुअल है, मतलब कि उसका हस्बैंड है, उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। बात करेंगे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है, वो हम बात करेंगे। सीधी सिंपल सी बात है कि एक पार्टनरशिप फर्म है, मान लेते हैं एक पार्टनर, बोला है ना कंसर्न, कंसर्न का मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो भाई एक पार्टनरशिप फर्म है। उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर कौन है? हस्बैंड और वाइफ। पार्टनरशिप के लिए कितने लोग चाहिए? 2। अच्छा, वाइफ क्या है? घर पे काम करती है, तो उसको क्या बोलते हैं? हाँ, नहीं नहीं, मैं एक, अच्छा स्लीपिंग कह रहे हो? स्लीपिंग नहीं, जो मतलब जो फीमेल्स काम करती हैं, उनके हस्बैंड से या बच्चे से पूछा जाए कि भाई आपकी मम्मी क्या करती है, आज के बाद मत बोल देना। बोलो क्यों? हमें ऊपर उठाना है उनको। हाउस मेकर, हाउस मेकर, घर बनाया है उन्होंने, क्या बोलेंगे? हाउस मेकर। मेरी मम्मी हाउस मेकर है। अगर जॉब करती है फिर तो कहानी अलग, हाउस वाइफ है, हाउस मेकर। ठीक है, तो वो तो भाई हाउस मेकर है, बस घर संभाल रही है, कुछ तो कर नहीं रही है। और यहां पे हमने उसे क्या रखा है? पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर बना रखा है। 24 लाख रुपए सालाना सैलरी मिलती है उसको, वाइफ को 24 लाख रुपए भाई, महीने के 2 लाख रुपए। क्योंकि हस्बैंड जो है ना वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, सीएमए, एडवोकेट, पता नहीं क्या क्या है। बिजनेस चल रहा है भाई बहुत जबरदस्त, और प्लानिंग कर रहा है टैक्स की कि ऐसा करता हूं, वाइफ को 24 लाख रुपए दे देते हैं सालाना सैलरी, क्या जा रहा है, क्या कर लेगा इनकम टैक्स। इससे बेनिफिट क्या होगा? एक तरफ दोनों का टैक्स रेट अलग अलग हो जाएगा। अगर वो सारी हस्बैंड की जाती तो बड़ी दिक्कत हो जाती। पर अभी इनकम टैक्स वाला क्या कह रहा है? अच्छा, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और वाइफ क्या है? 5वीं फेल है, आता जाता कुछ नहीं है, और तुम कह रहे हो उसे 24 लाख रुपए दे रहे हो, तो ये सारी इनकम किसकी मानी जाएगी? हस्बैंड की। हाँ, अगर वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, वो भी वहां आके काम करती है, फिर पैसा मिल रहा है, फिर क्लबिंग नहीं होगी। मतलब समझिए, जेन्युइन होगा तो क्लबिंग नहीं, जेन्युइन रीजन होगा तो क्लबिंग नहीं होगी। और भाई अगर जेन्युइन रीजन नहीं है, तुम एक टैक्स प्लानिंग है तुम्हारे दिमाग में कि टैक्स इवेजन करना है, टैक्स की चोरी करनी है, तो उस केस में क्लबिंग हो जाएगी। देखो एक्सेप्शन में लिख रहा है ना कि स्पाउस के पास क्या है? टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, मतलब वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो ये क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। समझ में आया नहीं आया? अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, एक ओवरव्यू दे रहे हैं पूरे चैप्टर का, है ना, तो समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है ये। तो ये स्पाउस की इनकम के कितने पार्ट हैं? 3, 1 2 3। पहला पार्ट समझ में आया या नहीं आया? लिखो इसको भी, पहले पार्ट को। ये दूसरा 61 लिखा हुआ छोड़ दो ना उसको, वो बाद में बात करेंगे। आप ये वाला पार्ट लिखो जो मैंने आपको बताया। अभी डिटेल में करेंगे ये सेक्शन, डिटेल में सेक्शन करेंगे, घबराने वाली बात है ही नहीं।
वैसे मैं पहले से ही प्लानिंग करके आया था कि सैलरी का टेस्ट नहीं लेंगे, उसके एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे, और आज जेआईजीएल की क्लास नहीं लेंगे क्योंकि उसका कोर्स बहुत बढ़िया चल रहा है, सही स्पीड पे चल रहा है। थोड़ा सा आप लोगों को भी टाइम मिल जाएगा पढ़ने का। कल टेस्ट है ना, कल मतलब डे आफ्टर टुमारो, लिमिटेशन एक्ट। कहाँ गया? ठीक है, बड़ा इसलिए किया कि आपको नज़र ढंग से आए। सिक्सटी फोर वन टू ये स्पाइरल ओपन कर लो मुस्कान। वहाँ पे देख सकते हो ये सेक्शन। और आगे बेटा, पेज नंबर डाल दिए? आलस बहुत बड़ा है। प्रिया ने डाल लिए पेज नंबर? क्या हो गया? बस एक दो दिन ही सिंसियरिटी थी, डेडिकेशन खत्म पढ़ाई का। आज मम्मी से मिलना पड़ेगा, मतलब तुम्हारी है ना। ऐसे काम नहीं चलेगा यार। है ज़्यादा प्रेशर आ गया, सोचा नहीं था इतना होगा एग्जीक्यूटिव में। पिक्चर अभी बाकी, गरिमा करी पिक्चर अभी बाकी है। ठीक, इतना लिखा, डन है यहां तक। आगे देखो क्या कह रहा है। 6414 में क्या कह रहा है? इनकम अराइजिंग टू स्पाउस फ्रॉम एन एसेट transferred without adequate consideration or not in connection with the agreement to live apart. Income arising to spouse from an asset transfer without adequate consideration. मतलब कि हमने क्या कर दिया, अपने स्पाउस को क्या कर दिया, एक हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, और आगे वाइफ क्या करती है, इस हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे देती है। क्या मुझे बताओ, इनकम अराइज हो रही है नहीं हो रही है? तो किसके हैंड में वो टैक्सेबल होगी? हस्बैंड के हैंड टैक्सेबल होगी इनकम। ठीक है ना? आ गया ये भी। अभी आ रही ना, आप कुछ मत लिखना, मैं अभी बताता हूँ, रिपीट करूंगा दोबारा। आप लोग लिखो ये दूसरा वाला भी, दूसरा वाला भी लिखो। दूसरा भी लिखो आप लोग आराम से, स्पीड दिखाओ। क्लबिंग ऑफ इनकम का चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 7 निकाल लेना आप लोग। जो बच्चे अभी आए हैं, चैप्टर नंबर 7 क्लबिंग ऑफ इनकम। हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 26 रह गया है, को ओनरशिप, वो हम बाद में देखते हैं, छोटा ऐसा ही है वो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप ये निकाल लो। उसके एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुए मुस्कान? अभी कब होंगे?
चलो डन है, ये भी लिख लिया। देख लो जल्दी से, फिर इनको भी हम और एओपी फ्रॉम एसेट ट्रांसफर विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन। वही कहानी है कि हमने इस बार जो वो किसको ट्रांसफर किया, अगेन स्पाउस को ट्रांसफर किया। इनकम अराइजिंग टू एनी पर्सन और एओपी फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर। इनकम हो किसकी रही थी, किसी भी पर्सन की हो रही थी। कंपनी ने क्या, मतलब किसी ने क्या किया, कोई मान लो पार्टनरशिप फर्म है, उसने क्या किया, एक पार्टनर है ए, उसकी वाइफ को क्या कर दी है, कोई एसेट ट्रांसफर कर दिया, और उस एसेट से अब क्या जनरेट हो रही है, इनकम। वो किसकी इनकम मानी जाएगी, वो पार्टनरशिप फर्म की इनकम मानी जाएगी। भाई कोई पार्टनरशिप फर्म है, अगर मान लो मैं उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर हूं और वो मेरी वाइफ को वो एसेट ट्रांसफर कर, हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं ना, हस्बैंड वाइफ पार्टनरशिप बनाई और पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की है, वो प्रॉपर्टी एसेट ट्रांसफर, यस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, इस बार एसेट ट्रांसफर कर दी है, मतलब वो हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी और अब उससे क्या जनरेट हो रही है, इनकम जनरेट हो रही है, तो पार्टनरशिप फर्म की इनकम मानी जाएगी। लिख लो इसको भी, और फिर हम लोग साथ में चलते हैं एक साथ, जो बच्चे लेट आए उनको भी समझ में आ जाएगा। बहुत जबरदस्त चैप्टर है, मजा आ जाएगा क्लबिंग के अंदर। हो गए एग्जाम स्टार्ट बीकॉम के? चलो क्या टाइमिंग होता है? हाँ अच्छा सही है, घर पे बैठ के आराम से। और सबमिट कब तक करना है? 6:30 तक। तुम्हारा अलग है तो तुम्हारा भी एसओएल होगा फर्स्ट ही। अच्छा तुम्हारा तो ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आप तो सीनियर बच्चे हो। क्यों, कौन कौन है जिसकी रह गई है? तुम्हारी भी रह गई अभी ग्रेजुएशन है, हो गई है? इतने बड़े हो तुम, मैं छोटे से बच्चे हो। अच्छा 20 हो गया, मैं अभी बच्ची हूँ, है ना, स्कूल से आई हूँ सर। ठीक है भाई, तुम्हारी छोटी बहना, ठीक है। हाँ बस बस ज्यादा मत सोचो, पढ़ाई में ध्यान दो। हाँ मैं मजे ले रहा हूँ, जल्दी तुम करो, फिर देखो बच्चों वाले काम कर रहे हो, जल्दी लिखो। 7 बेटा, जेब्रा की आंखें इसकी है, इससे पता लग गया है तुम बड़े हो गए हो ये अभी। चलो चलो, अरे मुस्कान बना लिया है, कितनी खतरनाक। वो बाद में लिख लेना, कोई नहीं, वो लिखा हुआ क्लबिंग नहीं होगी। चलो एक बार इनको भी बता दें, अब जो बच्चे अभी आए हैं भाई, क्या कहानी। तो क्या चैप्टर है भाई? क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब इनकम किसी और की, इनकम किसी और की, और हम एसएससी के हैंड में, एसएससी का मतलब जिसे टैक्स देना है, उसके हैंड में उस इनकम को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्लबिंग का मतलब है जोड़ना, अदर पर्सन की इनकम। इनकम वर्ड लिखवाया था ना, इनकम ऑफ अदर पर्सन, लिख लो ना। अब तुम्हारे पास स्पाइरल तो है, नालायक किसके लिए लिखवा रहा हूं ये सब। इनकम ऑफ अदर पर्सन, इनकम ऑफ अदर पर्सन। क्लबिंग का मतलब क्या है? इनकम ऑफ अदर पर्सन, इनकम ऑफ अदर पर्सन। आगे लिखना इंक्लूडेड, इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ, इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ एसएससी। इंक्लूड कर दी जाएगी एसएससी पे। इसके लिए एग्जांपल क्या है भाई? हस्बैंड वाइफ,
हस्बैंड ने क्या किया, रिलायंस कंपनी के शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट किसको दे दिए, रिलायंस कंपनी के शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट वाइफ को दे दिए, और वाइफ ने ये शेयर्स क्या कर दिए, सेल आउट कर दिए, बेच दिए। क्या इससे इनकम जनरेट हुई? यस। अब वो इनकम किसकी जनरेट हो रही है, वाइफ की। क्या वाइफ अदर पर्सन है? यस, वाइफ की इनकम जनरेट हो रही है, वाइफ अदर पर्सन है, पर वो इंक्लूड हो जाएगी किसमें, एसएससी। एसएससी कौन, हस्बैंड। हस्बैंड के हैंड में क्या हो जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी, मतलब कि उसकी टोटल इनकम, उसकी टोटल इनकम में इंक्लूड कर लेंगे। इसी को इनकम वाइफ की हो रही है, इनकम वाइफ की हो रही है, इंक्लूड कर रहे हैं हस्बैंड के हाथ। देखो कहीं ना कहीं मतलब डिफरेंस आया, जब आप पहले बैठे थे फिर सुना, अब दोबारा सुना, अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ रहा है आपका। ऑलरेडी मेरे यूट्यूब पे ये पूरा चैप्टर डला हुआ है क्लबिंग का, दो लेक्चर हैं इसके, मैं तुम्हें भी शेयर कर दूंगा लेक्चर, आराम से देखना, अगली क्लास में खत्म होगा ये चैप्टर, आज खत्म नहीं होगा, तो आराम से देख के आना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अमेंडमेंट नहीं, कुछ नहीं है इसके अंदर। चलें चैप्टर करें स्टार्ट। जितना तुम लोगों ने चार्ट बनाया था खुश रहो वहां तक। और हमने कहा कि जो हम क्लबिंग कर रहे हैं यहाँ पे, क्लबिंग के जो प्रोविज़न हम अप्लाई कर रहे हैं, क्लबिंग के प्रोविज़न किस तरीके से अप्लीकेबल होंगे। एक में क्लबिंग कहाँ हो रही है, किसी भी पर्सन के साथ क्लबिंग हो सकती है, एक में क्लबिंग किसी भी पर्सन के साथ हो सकती है, एनी पर्सन, और एक क्लबिंग किसके साथ होगी। पहले हम लोग इंडिविजुअल वाले करेंगे, पहले हम लोग इंडिविजुअल वाले करेंगे, तो डायरेक्टली आ जाते हैं इंडिविजुअल पे। सेक्शन 64, हाँ जी 1 2, 64 1 2, ये वाला सेक्शन करेंगे सबसे पहले, 64 1 2। बहुत बढ़िया इसके अंदर मैंने चार्ट बनाया हुआ है, तो आपको मजा आ जाएगा। रेम्यूनरेशन ऑफ स्पाउस, हेडिंग डाल ली सबने, सेक्शन 64 1 2। Remuneration of spouse from a concern in which the other spouse has substantial interest। सबसे पहले देखो इसके अंदर वर्ड्स क्या क्या आ रहे हैं। नंबर 1 क्या वर्ड आ रहा है, नंबर 1 क्या वर्ड आ रहा है, रेम्यूनरेशन। ये लिखना है आपको क्या क्या वर्ड इसके अंदर यूज हो रहे हैं। तो पहला वर्ड यूज हो रहा है रेम्यूनरेशन। दूसरा वर्ड क्या यूज हो रहा है, स्पाउस, बात करेंगे स्पाउस कौन, कंसर्न। चौथा सबटेंशियल इंटरेस्ट। 4 वर्ड हैं, इन टर्म्स को पहले समझेंगे फिर जाके पढ़ेंगे। पहले इन टर्म्स को तो समझ लें, ये टर्म्स समझे। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या है, रेम्यूनरेशन का मतलब सैलरी, रेम्यूनरेशन का पार्ट है, सैलरी को रेम्यूनरेशन मानेंगे। कमीशन, फीस और एनी रेम्यूनरेशन वेदर इन कैश, रेम्यूनरेशन का मतलब क्या है, रेम्यूनरेशन मीन सैलरी, यहां से लेके यहां तक रेम्यूनरेशन, तो ये रेम्यूनरेशन का मतलब है। रेम्यूनरेशन में सैलरी आ जाएगी, कमीशन आ जाएगी, फीस आ जाएगी, या कोई भी एनी अदर फॉर्म ऑफ आ जाएगी, कैश और काइंड, चाहे वो कैश में मिले या काइंड में मिले। तो इसका मतलब रेम्यूनरेशन कैश में भी आ रही है, काइंड में भी आ रही है। एनी डाउट। स्पाउस, ये तो सभी को पता, हस्बैंड तो उसके लिए वाइफ, वाइफ तो उसके लिए हस्बैंड, वो हमें देखना पड़ेगा, फैक्ट में बात कर रहा है लॉ मेकर। कंसर्न क्या है इसमें आते हैं, और सबटेंशियल इंटरेस्ट इसके अंदर आते हैं। ये देखो ये आ गया सबटेंशियल इंटरेस्ट, ये भी सबटेंशियल इंटरेस्ट। कंसर्न मैं बताता हूं आपको कंसर्न क्या है। कंसर्न में लिखो
कंसर्न में लिखना पड़ेगा आपको, कंपनी, कंपनी एंड अदर देन कंपनी, कंपनी एंड अदर देन कंपनी। एक तो कंपनी आएगी कंसर्न में, दूसरा अदर देन कंपनी। अदर देन कंपनी में कौन आएगा? अदर देन कंपनी के अंदर सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, LLP, बाकी ETC चैनल। ETC पता है ना? कंसर्न का मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कंपनी हो गई, जैसे सोल प्रोप्राइटर हो गई। हमने कंपनी में हमने बोला लाइक सोल प्रोप्राइटर, लाइक सोल प्रोप्राइटर। मजा आ जाएगा अभी देखना आपको, 10-15 मिनट में बड़ा अच्छा लगेगा आपको। पार्टनरशिप फर्म, LLP एक्सेट्रा। अभी सबटेंशनल इंटरेस्ट को पेंडिंग रखो, इसको बाद में समझते हैं, उससे पहले कुछ और समझना पड़ेगा। 3 चीजें मैं समझा चुका हूं आपको, रेम्युनरेशन, स्पाउस और कंसर्न। सबटेंशनल इंटरेस्ट रहता है, अभी जानबूझ के छोड़ा है अभी, पहले उससे पहले कुछ और समझ लेते हैं। देखो क्या हो रहा है, यही सेक्शन है, ये इसका क्रक्स है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ये चार्ट नंबर 1 है इसका। बस एक वर्ड है सबटेंशनल इंटरेस्ट, वो नहीं समझा, बाकी हमने सब समझ। सबसे पहले तो बताओ ये सेक्शन किसके रिगार्डिंग है? किस चीज की बात चल रही है? सबटेंशनल इंटरेस्ट। बात करेंगे सबटेंशनल इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि कंपनी के केस में अलग है और अदर देन कंपनी के केस में क्या है? अलग है। सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, उनमें अलग है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कंपनी वर्ड अलग लिखवाया था और ये वर्ड। कंसर्न आपको पता ही है, कंपनी है और अदर देन कंपनी है, जो कंपनी नहीं है, मतलब कि पार्टनरशिप फर्म हो गई, LLP हो गई, सोल प्रोप्राइटर हो गया, ठीक है, ETC। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर अब ध्यान से सुनना, ये जो इंडिविजुअल है मिस्टर A, इसकी क्या है? कंसर्न है। कंसर्न कौन सी है इसकी? पार्टनरशिप फर्म है। कंसर्न कौन सी है इसकी? पार्टनरशिप फर्म है। दोनों हस्बैंड और वाइफ पार्टनर है उसमें, दोनों हस्बैंड और वाइफ क्या है? पार्टनर है उसके अंदर। वही घिसा पिटा एग्जाम्पल। हस्बैंड क्या है? सेक्रेटरी, CMA, एडवोकेट, भाई 50 डिग्री ले रहे। वाइफ क्या है? 5वीं फेल। ठीक है, और पार्टनरशिप फर्म के अंदर उसको पार्टनर बना के रखा हुआ है। कह रहा रेम्युनरेशन रिसीव्ड, नहीं पढ़ेंगे उसको, हर पढ़ लेंगे, इतनी इंग्लिश सभी को आती है। ठीक है, और सर ये क्या कर रहे हैं? तो रेम्युनरेशन किसको मिल रही है? उसकी वाइफ को मिल रही है। एम्प्लॉयड इन द अबाउ कंसर्न, ऊपर वाली कंसर्न। कंसर्न कौन सी है? पार्टनरशिप फर्म। आ गई बात समझ में? तो जो फर्म है उसके अंदर हस्बैंड वाइफ है और वाइफ को क्या मिल रही है? रेम्युनरेशन मिल रही है। अब वाइफ क्या है? 5वीं फेल है भाई। और वाइफ क्या है? घर पे खाना बनाती है, घर का सारा काम करती है। ऐसी फीमेल को देखो, तुम तो बस अपना ही सत्यानाश करके छोड़ोगे। हाउस मेकर, घर बनाते हैं वो, ठीक है। कॉस्ट वर्क अकाउंट, अब ये CA का बाप बन गया है, मतलब CMA, देख रहे हो आप? CAM आ गया बीच में, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मैनेजमेंट में उसकी वर्क में पहले वर्क था, वो बस वर्किंग करता था। एक इंस्टीट्यूट खुला, घर बना, उसमें पैसे कितने खर्च हुए उसने बता दिया। अब वो क्या करता है? तुम्हारे उस पैसे को मैनेज कर रहा है। तो मैनेज करने वाला
एक हस्बैंड वाइफ है, वो पूरा इंडिया टूर मारा हुआ है उन्होंने, शायद वर्ल्ड में भी कुछ कंट्रीज है जहां गए हुए हैं, और ऐसा नहीं कि करोड़पति। नाम सुने इंडस्ट्री के अंदर मैनेजमेंट गुरु होते हैं, कईयों को बुलाया जाता है कि ये बड़े बड़े बिजनेसमैन है, मैनेजमेंट गुरु है। कई लोग मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, सुना होगा ना ये सब, नहीं होगा सब। कौन? हाँ, और संदीप, स्टूडेंट नहीं बताया, वो स्टूडेंट ने कैसे बताया था कि कोई लड़की थी, उसने लक्ष्मी नगर में ही, आप जो बातें करते हो ना संदीप महेश्वरी भी ऐसी बात, मैं कौन है ये पता ही नहीं था भाई, फिर उसने मेरे को वीडियो शेयर की, मैंने देखा। तो ये होता ही है, देखो जिसको लाइफ में आगे जाना है ना, उसकी बातें भी वैसी होती हैं। जिसने लाइफ में ठान लिया ना मुझे ये अचीव करना है, वो काम भी, कहते हैं ना लीडर वही बनता है जो भीड़ से अलग चलता है। पर हमें क्या है, भीड़ पसंद है ना, लपेटे में ले लेते हैं किसी को भी, है ना, अलग में हमें दिक्कत होती है। कहानी समझ में आ रही है? ठीक है, तो मुझे बताओ यहां पे स्पाउस को रेम्युनरेशन मिल रही है 24 लाख, फेल है, आता जाता कुछ नहीं। आपको नहीं लग रहा ये सारी इनकम क्लब हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ हस्बैंड? और इसकी एक्सेप्शन अभी पढ़ाई थी। एक्सेप्शन क्या है कि अगर उसके पास क्वालिफिकेशन है, और क्वालिफिकेशन के साथ साथ ये भी बोला एक हाई कोर्ट ने कि वो काम करने भी आए। ऐसा नहीं कि तुमने मैरिज तो कर ली कि वो सीए है, सीएस है, और उसके बाद वो काम करने तो आती नहीं है, ठीक है ना, तुम प्लानिंग कर रहे हो। स्पाउस एम्प्लॉयड इन अ कंसर्न विदाउट टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज, तो यहां पे तो विदाउट है ना वर्ड। एक्सेप्शन कब बनेगा? जब विथ टेक्निकल और प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस, है ना, फिर तो एक्सेप्शन बन जाएगा। कहानी मतलब कहने का मतलब क्या है, अभी ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करो तो क्या हो जाएगा, वो स्पाउस की इनकम, वो अदर पर्सन की इनकम क्लब हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल। यहां इंडिविजुअल है, यहां एनी पर्सन वर्ड नहीं है, यहां पे इंडिविजुअल के हाथ में क्लब हो जाएगी। वो इंडिविजुअल एसएससी, समझ में आया या नहीं आया? ठीक, चलो मुस्कान पढ़ेगी, तो मुस्कान स्टार्टिंग से पूरा सेक्शन पढ़ना है। और अभी तक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं बताया मैंने, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट अभी नहीं बताया, पढ़ो मुस्कान। अंडरलाइन करो इंडिविजुअल, चाहे वो डायरेक्टली अराइज हो रहा हो इनकम या इनडायरेक्ट। सम का मतलब क्या है? इनकम। जहां जहां मैं कुछ लिखूं तो लिख लेना, और इस पूरे को क्या लिखेंगे? ये सैलरी का मतलब है, मीनिंग ऑफ सैलरी बताया गया है यहाँ पे। अंडरलाइन कैश और काइंड। देखो ये क्या कहानी कह रहा है, हमने क्लबिंग किसकी करनी है? जो क्या होगी? सैलरी होगी, मतलब रेम्युनरेशन की डेफिनेशन में आएगी। हम क्लबिंग किसकी करेंगे? जो रेम्युनरेशन की डेफिनेशन में आएगी, जो सैलरी का पार्ट है, कमीशन है, फीस है, चाहे कैश में दे रहे हो, काइंड में दे रहे हो, हम केवल उसकी क्लबिंग करने वाले हैं। अब मान लो कि हस्बैंड ने वाइस हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, उसकी क्लबिंग होगी क्या यहाँ पे? नो, यहां पे उसकी क्लबिंग नहीं होगी। यहां पे क्लबिंग किसकी होनी है? जो रेम्युनरेशन का पार्ट होगी, केवल उसी की क्लबिंग होनी है। और कब होनी क्लबिंग? जब वो कितनी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी? ये 5। अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो जाके वो स्पाउस की इनकम क्या हो जाएगी? हस्बैंड के हाथ में क्लब हो जाएगी। आगे क्या लिखता है? नो क्लबिंग इफ रेम्युनरेशन इज ड्यू टू टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। पढ़ दो इसको भी।
और एंड लिखा है, एंड का मतलब क्या, प्लस। तो वो एप्लीकेशन करे ना, आके काम करे। अगर वो आके काम करती है तो उस केस के अंदर हम कह सकते हैं नो क्लबिंग का मतलब ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे क्लबिंग नहीं होगी, इस केस के अंदर क्लबिंग नहीं होगी। बस इतना ही पढ़ना था, बाकी एग्जाम्पल घर से पढ़ लेना। घर से क्या, आप भी पढ़ के देख लो, मनी मन पढ़ लो सारे बच्चे। और फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसके अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट बताने जा रहा हूँ। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का क्या मीनिंग है, मनी मन पढ़ लो, एग्जाम्पल क्या था। देखो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, एक तरफ कंपनी और दूसरी तरफ कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कब माना जाएगा, जब 20% या उससे ज्यादा इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रहा है कौन, इंडिविजुअल। तो अगर मान लो कि मिस्टर आर एक कंपनी में 20% या उससे ज्यादा उनके पास क्या है, इक्विटी शेयर्स हैं। अच्छा, खुद अकेले हैं या अपने रिलेटिव को मिला के, अलोंग लिखा हुआ ना, तो या तो अकेले है या अपने रिलेटिव को मिला के। तो या तो अकेले कर रहा है या साथ में रिलेटिव को लेके कर रहा है, अलोंग विथ लिखा है, रिलेटिव को लेके कर रहा है। रिलेटिव में कौन आ जाएगा, हस्बैंड आ जाएगा, वाइफ के लिए हस्बैंड आ जाएगा और हस्बैंड के लिए वाइफ आ जाएगी, भाई बहन भी आ गए, और एनी लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल। लीनियर असेंडेंट कौन और डिसेंडेंट कौन, मैं, ठीक है। कौन सी कंपनी, कोई सी भी कंपनी, एबीसी लिमिटेड, और मैं इस एबीसी लिमिटेड में क्या करता हूं, हाँ जी, इक्विटी शेयर्स होल्ड करता हूं। मेरा कौन है साथ में, प्लस रिलेटिव है, मेरा कौन है साथ में, प्लस रिलेटिव है। तो मेरी कौन है, वाइफ, मेरी वाइफ आ गई, भाई आ गया, सिस्टर आ गई। लीनियर असेंडेंट, डिसेंडेंट कौन होता है, मेरा सन या मेरी डॉटर, और असेंडेंट कौन होगा, हाँ मम्मी पापा, ठीक है जी, मम्मी पापा, फादर और मदर, एफएम रेडियो, ठीक है, ये लिख लो। असेंडेंट का मतलब फादर मदर आ गए, और यहां पे कौन आ गया, सन या डॉटर आ गए। तो हम सब कौन है, रिलेटिव है। हम सब मिलके इस कंपनी में कितना होल्ड करते हैं जी, कितना होल्ड करते हैं, 20% या उससे ज्यादा होल्ड करते हैं। तो क्या मान लिया जाएगा। अच्छा क्या लिखा है, वर्ड एनी टाइम, पूरे साल में, पूरे प्रीवियस ईयर में, कभी भी। ये एमसीक्यू में आ जाता है, ये एमसीक्यू में आ जाता है। एमसीक्यू में कैसे बेवकूफ बनाते हैं, देखो आपको क्वेश्चन पूछूं आपसे, कैसे बेवकूफ बनाते हैं। मुस्कान कह रही हाँ सर पूछो, हम बेवकूफ नहीं बनने वाले। देखते हैं आप में से कितने बनते हैं। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में कहा जाता है कि 10 अक्टूबर की डेट है 2020, ये मेरी मैरिज डेट है, मतलब ठीक है ना, देखो क्या नंबर, क्या मस्त है ना। तो ये कौन सी डेट है, ये 10 अक्टूबर 2020 की डेट है। और इस डेट को क्या हुआ, इस डेट को क्या हुआ कि जो हस्बैंड है और वाइफ है, तो हस्बैंड का क्या है, कंपनी के अंदर क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। हस्बैंड का कंपनी के अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, और वो 5 की 5 कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है। वो 5 की 5 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब वाइफ के पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। वाइफ को जो 24 लाख रुपए सैलरी आ रही है, सैलरी वर्ड बोला मैंने, सैलरी आ रही है कंपनी से, क्या वो हस्बैंड के हाथ में क्लब होगी या नहीं होगी, होगी। अभी ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो मैं फ्लो बना रहा हूं ना आपका, वो क्लबिंग होगी। अब ध्यान से सुनना, 10 अक्टूबर 2020 को हस्बैंड ये कंपनी छोड़ के जा चुका है, रिजाइन करके जा चुका है, पर
जब 1 अप्रैल की बात करें तो उस दिन जो होल्डिंग निकल के आ रही थी हस्बैंड और उसके रिलेटिव की, वो 20% इक्विटी शेयर्स या उससे ज्यादा आ रही थी। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट किसका? हस्बैंड का, इस कंपनी के अंदर। और वाइफ अभी छोड़ के नहीं गई है, करती कुछ नहीं है, वो तो घर पे ही रहती है, वो तो क्या है, सेटिंग है। ठीक है जी, आ रही है वाइफ को सैलरी आ रही है 24 लाख रुपए। अब क्लबिंग होनी है या नहीं होनी है? अब क्लबिंग होनी है या नहीं होनी है? ये क्वेश्चन है आपके लिए। बताओ कितने बच्चे कह रहे हो क्लबिंग होनी है? प्लीज रेज योर हैंड्स। कितने कह रहे हैं क्लबिंग होनी है? अच्छा जी, ऑलमोस्ट सारे ही कह रहे हैं क्लबिंग होनी है यार। एनी बोला ना, एनी टाइम, कभी भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जिस दिन इनकम अराइज हो रही है उस दिन सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है या नहीं है। पूरे साल में कभी हो गया। अच्छा, स्टार्टिंग से नहीं था, स्टार्टिंग से नहीं था, लास्ट 31 मार्च को था सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, भाई क्लबिंग हो जाएगी। मुझे ये बताओ, कौन पैदा हो गया कि डिवोर्स हो गया और कह रहा अब मेरी वाइफ को जरा 24 लाख रुपए देना। वो पैसे तो दिए जाते नहीं है जो एलिमनी लगती है लॉ के अंदर कि भाई वाइफ की मेंटेनेंस के लिए पैसा देना, और अलग ऐसे कौन देने वाला? तो डिवोर्स के केस में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि डिवोर्स का मतलब तो अब क्या है, हस्बैंड अलग है और वाइफ अलग है, मतलब कि अब तो वो रिश्ता ही नहीं रहा ना। और हम यहां कह रहे हैं कि वो रिलेशन हो, एग्जिस्टेंस में होना चाहिए हस्बैंड वाइफ। स्पाउस का मतलब क्या है? एक बार डिवोर्स होने के बाद कहेगा ये मेरी स्पाउस है, वो आके दे थप्पड़, क्या ड्रामे, तेरे को डिवोर्स दे दिया, चैन नहीं आया नालायक अभी तक है, या तेरे मतलब समझ में नहीं आ रहा डिवोर्स का क्या, आ तेरे चिपका ही दूं ठीक है, तेरे को एहसास करा दूं डिवोर्स होता क्या है। आगे बात समझ में? ठीक है सी, ये कहानी है। गुड क्वेश्चन, मजा आ गया। चलो अब दूसरी तरफ आओ, कंपनी के अलावा क्या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा? अगर कंपनी नहीं है तो क्या होगा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट? पूछा करो, कम से कम सिखाने एक क्वेश्चन तो पूछा, बाकी के नालायक बस सो रहे हैं। अदर देन कंपनी, क्या बोला? अदर देन कंपनी, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, उसमें कितना बोला हुआ है? 20% किस पे होना चाहिए? प्रॉफिट के अंदर होना चाहिए। अच्छा, अकेले या रिलेटिव को मिला के? अकेले भी हो सकता है, रिलेटिव को मिला के भी हो सकता है। एनी टाइम, अगेन एनी टाइम, अगेन वर्ड है एनी टाइम। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट बताओ जी, समझ में आया या नहीं आया? सब कंपनी के केस में 20% क्या? इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या होता है? वोटिंग राइट्स। लिख लेना, इक्विटी शेयर्स का मतलब वोटिंग राइट्स। कहीं एग्जाम में लिखा हुआ आ जाए कि 20% या उससे ज्यादा इसके पास वोटिंग राइट्स है। सर आपने ना इक्विटी बोला था, वोटिंग राइट्स तो सर आपने बोला ही नहीं, क्यों? कंपनी लॉ नहीं पढ़ते हो क्या? मतलब ठीक है ना, तो बस कहानी समझ में आ गई। वो तो हमें पता है ना, बच्चे सीएस कर रहे हैं, और सीए वाले बच्चे होते हैं ना तो उनको बस बोल दिया जाता है इक्विटी शेयर, कहानी खत्म। अब वो बेचारा वहाँ पेपर में, सर पढ़ते तो वो भी है कंपनी लॉ, पर वो ढंग से नहीं पढ़ते ना, कहे लॉ का पेपर है यार, भगवान 50 दिला दे बस, और टैक्स में लाने भाई 80+। तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हमें समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे आगे। आगे क्या था? वेयर बोथ, ओ भाई दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। बताओ, कह रहा है हस्बैंड और वाइफ दोनों का ही सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, फिर क्या होगा भाई बताओ? ये देखो मैंने उसका भी चार्ट बनाया हुआ है, वो चार्ट अलग हो गया, पर ये यहां लिख लो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। आपके भी ऐसे ही आया क्या चार्ट प्रिंट होके? तो ऐसे ही कर लो इसको। और ये क्या बोलता है? अज्यूम ओनली हस्बैंड हैव, एसआई का मतलब क्या है शिखा? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। Assume only husband have substantial interest and wife getting remuneration from the concern। तो मैंने एक केस लिया है जहां पे ओनली हस्बैंड का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, और एक केस लिया है बोथ। अगर केवल हस्बैंड का है तो आपको पता ही है उस केस में क्या होना है? सैलरी इनकम ऑफ स्पाउस शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ अदर स्पाउस। अदर आएगा वहां पे, इन द हैंड्स ऑफ अदर स्पाउस
हु हैज अ सबटेंशनल इंटरेस्ट। समझ में आया या नहीं आया? हाँ, जोर से बोलो। अदर मतलब सैलरी, अदर स्पाउस का मतलब कौन हो गया? हस्बैंड। सैलरी इनकम ऑफ स्पाउस शैल बी क्लब्ड। अब सैलरी इनकम ऑफ क्या बोलूंगा? वाइफ शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ हस्बैंड। ऐसे पढ़ूंगा ना उसको। पढ़ने में समझ में आ गया? दो दो बार स्पाउस क्यों लिखा हुआ? हाँ, क्योंकि मैंने यहां पे एग्जांपल क्या लिया है कि हस्बैंड क्या है, उसका सबटेंशियल इंटरेस्ट है। उल्टा भी तो कर सकते हैं। मैंने एक तरीके से ये मैंने लिखा नहीं है एज्यूम, लिख लो यहां पे से, मतलब मैंने माना है। क्या लॉ की इंटरप्रिटेशन जब करते हैं तो कुछ प्रिज्यूम करते नहीं करते कुछ चीजें? अभी आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, कितना अच्छा चैप्टर था, तो वही वाली कहानी है। तो मैंने यहां पे एक एज्यूम किया, अगर दोनों का सबटेंशियल इंटरेस्ट है तो क्या होगा? रेम्युनरेशन विल बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ हस्बैंड और वाइफ whose total income excluding such remuneration is greater। मतलब हस्बैंड की इनकम निकालो, वाइफ की इनकम निकालो, उस ऑर्गेनाइजेशन जो रेम्युनरेशन आ रही है उसको हटाओ, लिखा ना देखो कॉमा किया हुआ है, एक्सक्लूड, वो रेम्युनरेशन हटा दो जो उस ऑर्गेनाइजेशन से आ रही है। तो हस्बैंड की इनकम कितनी है? 10 लाख। वाइफ की कितनी है? 15 लाख। लो यहां पे वाइफ की ज्यादा ले ली, वाइफ की 15 लाख है। जिसकी इनकम ग्रेटर है उसके हैंड में क्या होगी? क्लबिंग होगी। वेरी गुड, उसके हैंड में क्लबिंग होगी। अगर दोनों का सबटेंशियल इंटरेस्ट है, दोनों का, तो उस केस के अंदर हम हस्बैंड और वाइफ की जो इनकम है, जिसकी इनकम ज्यादा होगी, इनकम में ये ध्यान रखना है जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जहां सबटेंशियल इंटरेस्ट है उस वहां की रेम्युनरेशन को छोड़ना है, उसको इंक्लूड नहीं करना है, उसको हटा देना है। कह रहा है वेयर सच इनकम इज वंस इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ आइदर स्पाउस। देखो आइदर किसी ना किसी एक में होगी ना, जो क्लबिंग होगी वो किसी ना किसी एक स्पाउस में होगी। कह रहा है सच इनकम अराइजिंग इन एनी सक्सीडिंग ईयर शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ अदर स्पाउस अनलेस एओ इज सेटिस्फाइड। क्या हो सकता है? नेक्स्ट ईयर में हस्बैंड की ज्यादा हो जाए, हो सकता है। उसके लिए फिर एओ को एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कि सर मेरी इनकम ज्यादा हो गई है, वाइफ की कम हो गई, अब क्लबिंग मेरे हाथ में होगी, वाइफ में नहीं होगी। अगर एओ आपके रीजन से क्या हो जाएगा? सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर एओ आपकी बात से सेटिस्फाई हो गया तो क्या हो जाएगा? हस्बैंड के हाथ में नेक्स्ट ईयर से क्लबिंग हो जाएगी। अदरवाइज क्या होना है? एक बार जहां क्लबिंग, हमेशा वहीं क्लबिंग होती रहेगी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई एक बार क्लबिंग होगी वाइफ के हाथ में, तो क्या हमेशा वाइफ में होगी? यस। ऑप्शन में लिखा है एओ सेटिस्फाइड। अगर एओ सेटिस्फाई कर जाता है तो क्या अदर के हाथ में हो सकती है? तो वो ऑप्शन टिक करना पड़ेगा कि भाई अगर एओ सेटिस्फाई कर जाए तो फिर तो अदर के हाथ में हो सकती है। ये चैप्टर 60% थ्योरी है, 40% प्रैक्टिकल है, ठीक है। और वही है, वेटेज क्या है? 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। 2 क्लास का चैप्टर है, आज और नेक्स्ट क्लास, फ्राइडे खत्म, ठीक। आ नहीं रही है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए एक एग्जाम्पल भी नीचे यहाँ पे दिया हुआ है। एक नहीं, रादर 2 तो होनी चाहिए एग्जाम्पल। 2 एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये देखो 2 एग्जाम्पल है यहाँ पे, बढ़िया एग्जाम्पल है दोनों। दोनों एग्जाम्पल हैं, दोनों एग्जाम्पल एक बार पढ़ के देख लो तुम लोग। कोई डाउट आता है तो बताओ, बाकी मुस्कान ने बताया वो वहाँ प्रिंट नहीं आया, लो छापो इसको, देख लो आप किस तरीके से ये नोट्स बना रखे हैं।
एक बार दोनों एग्जाम्पल पढ़ लो, दोनों एग्जाम्पल पढ़ के देख लो। ऐसे लिख लो वहां जगह है ना। आपको उसमें आ रही है लाइन लिखी हुई? अच्छा ऐसे आ गए, कोई नहीं, लिख लो नीचे आराम से लिख लो, आप भी लिख लो, यहाँ लिख लो, यहाँ इस इसको बोलना आज भेज देगी तो आप नोटिंग कर लोगे, स्पाइरल में जाके सही रहेगा, याद हो जाएगा सारा। ठीक है पेन, अब ठीक है? नहीं एक्सरसाइज करते हो? एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, मैं तो कर नहीं पाता पर दोनों एग्जाम्पल पढ़ो, एग्जाम्पल पढ़ के देखो समझ में आ रहा है? एक्स एंड वाई कंपनी लिखा है, ये कंपनी है कोई? कहीं आपने देखा होगा, कहीं जगह आप जाते होंगे तो एक्स एंड वाई कंपनी वर्ड लिखा होता है, वो कंपनी नहीं होती, वो पार्टनरशिप फॉर्म होती है। कंपनी कौन होती है? जहां लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखा, ठीक है, वो कंपनी होती है। तो एक्स का यहाँ पे 50% क्या है? शेयर है इस पार्टनरशिप फॉर्म में, और उसकी वाई को सैलरी मिल रही है 15,000 रुपये महीना। टोटल इनकम एक्स की जो है वो 5,60,000 है क्लबिंग करने से पहले, और वाइफ की भी 6 लाख रुपए है एक्सक्लूसिव ऑफ सच सैलरी। एक्सक्लूसिव मतलब इसको हटा के, सैलरी को हटा के 6 लाख रुपए है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमें क्लबिंग के प्रोविजन लगाने हैं, तो दोनों का तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है ना, या दोनों का है? ओनली एक्स का है, वाई का भी हो गया, वाइफ का भी हो गया। अब एक्स का अगर 50% है तो वाइफ का भी तो हो गया। वाइफ का कैसे हो गया? वाइफ का कैसे हो गया? वाइफ का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कैसे हो गया? रिलेशन, वो रिलेटिव हो गया ना। मतलब अगर मेरा किसी ऑर्गेनाइजेशन में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो मेरी वाइफ का ऑटोमेटिकली हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो एक्स की जो इनकम है वो कितनी आ रही है? 560, और ये सैलरी की इनकम होगी उसकी 180। सैलरी कहाँ मिली थी उसको? सैलरी तो वाइफ की थी ना, वो जोड़ रही थी इसमें, और उसकी जो है मिसेस की तो वो अलग कर दी। ये 6 लाख क्यों बता रहा है इनकम? अच्छा वो, अच्छा ठीक है, वो अलग आ रहा है। बस इतना ही है, इतना ही है, चलो। एक ये 2 कर दो, 2 ये ऐसे है। तो यहाँ पे x इज अ 50% पार्टनर। 50% क्या है? पार्टनर है एक्स वाई एंड कंपनी के अंदर, ठीक है जी। और यहाँ पे जो मिसेस है उसको सैलरी मिलती है वहाँ से पार्टनरशिप फर्म से 15,000 रुपये महीना, और 15,000 का मतलब 12 से मल्टीप्लाई करके 1,80,000 रुपये। एक्स की जो इनकम है वो 560 है, और जो मिसेस की इनकम है वो 6 लाख रुपए। मिसेस की जो इनकम है वो कितनी है? 6 लाख रुपए। ये एक ही के हाथ में क्लबिंग कर रहा है, जबकि हमने कहा था कि अगर दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हुआ, यहाँ पे 2 का आ रहा है, 1 का आ रहा है। आरी बात एक ही का है, क्योंकि उसने नहीं कर रखा। अगर उसने 1% भी कर रखा होता
तो हो जाता दोनों का। उसने तो एक भी नहीं कर रखा ना, जीरो है। उसने, वाइफ ने कुछ कर रखा है होल्ड? नहीं कर रखा। अगर उसने 1% किया होता तो जाके उसके रिलेटिव को, हस्बैंड को जोड़ते, उसका तो जीरो है। तो इस केस, ये कौन सा केस है जहां पे एक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है? वो कौन है? हस्बैंड। तो ये जो 1,80,000 रुपए इनकम हो रही है वो किसके हैंड में जोड़नी चाहिए? हस्बैंड के हाथ में जोड़नी चाहिए। तो जोड़ दी, और कितनी इनकम हो गई? 7,40,000। वाइफ की 6 लाख रुपए। समझ में आया? अब दूसरे केस में देखो, दोनों का है। ओ भाई, वो टोटल इनकम है, सैलरी नहीं है वो। इस सैलरी को हटा के, ये जो ऊपर सैलरी मिल रही है, इस सैलरी को हटा के वो उसकी टोटल इनकम में आ रही है। उस टोटल इनकम के अंदर वो सैलरी इंक्लूड नहीं है। अब ये देखो यहां पे गरिमा बेटा, दोनों हस्बैंड वाइफ, ये ए हो गया, ये उसकी वाइफ हो गई, बोथ एम्प्लॉयड इन एक्स लिमिटेड, गेटिंग रेम्युनरेशन, शेयर होल्डिंग। देखो अब बता रहा है शेयर होल्डिंग। ए की कितनी है? 10%। ए की 10% है, वाइफ की 5, भाई आ गया। फिर ये कौन आ गया भाई के बाद? मिस्टर ए आ गया, फिर मिसेस एस ब्रदर। ये कौन है? हाँ, तो इसको नहीं लेंगे ना, 8% वाले को नहीं लेने वाले, 8% वाले को नहीं लेने वाले, साले को नहीं लेंगे ना, साला ही तो हुआ ये। हाँ, पर जब वाइफ की बात करेंगे तो वो अपने भाई को इंक्लूड कर लेगी, वो अपने भाई को क्या कर लेगी? इंक्लूड कर लेगी। तो वाइफ, अब देखो पहले ना ए की होल्डिंग, ये देखो ए की होल्डिंग देखो, 10, 5 और 6, 21% हो गई। अगर वाइफ की 0 होती तो क्या हम ऐड ऑन करते? नो। अब देखो वाइफ की कितनी है? वाइफ की 5 है, ये आ गई जी वाइफ 5। क्या हस्बैंड की ले ले पहले? यस। अब वाइफ से सोचो कि क्या उसका भाई आएगा? ए का ना, ये नहीं आएगा ना भाई, उसका भाई आएगा। समझे या नहीं समझ में आया प्रिया? पक्का शिखा को क्लियर है? मुस्कान, सीधी सी बात है ना, मेरा तो मेरा भाई आएगा, मेरी वाइफ का भाई नहीं आएगा, मतलब मेरा साला नहीं आएगा। जब मेरी वाइफ की कैलकुलेशन होगी तो मेरा भाई नहीं आएगा। मेरी सिस्टर आएगी, नो, ना भाई आना ना सिस्टर। जब भाई नहीं आ रहा तो सिस्टर कहां से? मतलब उसकी सिस्टर मेरी साली आएगी ना, वो भी नहीं आनी। आगे जी बात समझ में? तो दोनों का क्या निकल के आ गया? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अब किसकी इनकम ज्यादा है इसमें बताओ? वाइफ की ज्यादा है, तो क्लबिंग किस में होगी? वाइफ में। तो ये देखो अब क्लबिंग करेंगे। ए की कितनी इनकम आ रही? 560, जीटीआई 560 हो गया। इनकम अंडर द हेड सैलरी वो 18,000 मल्टीप्लाई में 12, वो वाइफ जो है वो 2,16,000 करके देख लेना, आपको आ जाएगा आंसर। ठीक है ना? ये वाइफ का निकाल रहे हैं और ये उसका निकाल रहे हैं। इसके हाथ में कोई क्लबिंग नहीं होनी ना, सीधी सी बात है, इसके हाथ में कोई क्लबिंग नहीं होनी। मैं निकाल देता हूं यार आंसर आपके लिए, मैं इधर निकाल देता हूं बढ़िया तरीके से। आप कैसे आंसर निकालोगे? सिंपल, एक लाइन ड्रॉ करो, एक तरफ ए आ गया, एक तरफ उसकी वाइफ आ गई, और वाइफ की इनकम जो है वो 5,80,000 रुपये, इसकी जो इनकम है वो 5,60,000 रुपये। क्लबिंग यहाँ होनी है। कौन सी इनकम क्लब होगी? जो रेम्युनरेशन मिल रही है, जो रेम्युनरेशन मिल रही है वो क्लबिंग होगी। तो 20,000 मल्टीप्लाई में 12,
2,24,000, 40,000 सॉरी। और अलग से इसकी भी सैलरी तो जोड़नी है हमें। इसकी 12 से मल्टीप्लाई करके कितनी आ रही है? 2,16, वो भी जोड़ दो तो सब करके इसका क्या आ जाएगा? GTI आ जाएगा। ग्रॉस टोटल इनकम कितना आ रहा है? 10,36,000 आ रहा है। पक्का पक्का? तो 10,36,000 है भाई इसकी वाइफ की। और इसकी इनकम कितनी मानी जाएगी? 5 लाख। बस खत्म, 5,60,000 खत्म। असली में ये ए का आंसर यहीं तक निकल गया था। ये सोल्यूशन देख के ना समझ में नहीं आ रहा था, ए का आंसर यहीं तक निकल गया था। फिर यहां से ये वाइफ का निकाला है, तो ये आप देख सकते हो वाइफ का। समझ में आ गया होगा आप? पिक्चर क्लियर है? ऑल क्लियर है? एक्सक्लूसिव मानेंगे ना, इंक्लूडिंग होती तो। और यहां पे लिखा भी है अदर इनकम, मतलब एक्सक्लूड। इंक्लूडिंग होगी हाँ, क्योंकि अगर वो कितना परसेंटेज हो जाता, फिर 8 कम हो जाता, वो 15 ही रह जाता। फिर वो उल्टा आंसर हो जाना था, सब कुछ क्लबिंग यहाँ हो जाती। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, देखो प्रोविज़न किया, बड़े अच्छे 2 क्वेश्चन आपको करवाए। और उसके बाद जो इसने बोला था क्या नाम है, शिखा ने, तो यहाँ पे देखो दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वो भी हमने कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे कुछ कह रहा है कि ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम लोग क्लबिंग के प्रोविज़न कर रहे होते हैं। वो 3 कंडीशन क्या होती है? हस्बैंड और वाइफ का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है दोनों का, हस्बैंड और वाइफ रेम्युनरेशन मिल रही है, और हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन है। देख लिया, रिलेशन है। इसका मतलब अगर रिलेशन नहीं है, डिवोर्स है, तो कहानी खत्म। ठीक है ना? तो रिलेशन नहीं है तो कहानी खत्म। बाकी सैलरी की कंपटीशन कैसे होनी है? सैलरी उसी तरीके से निकाली जाएगी जैसे सेक्शन 15 से 17 सैलरी के हेड के अंदर निकालते हैं। ठीक है, उसी तरीके से सैलरी निकाली जाएगी। हाँ जी, एनी डाउट? क्या ये स्पाउस वाला 6412 समझ में आया या नहीं आया? आप समझ में आया? ठीक है, तो इसके नोट्स कैसे बना सकते हो? सेक्शन कौन सा है? हाँ, जोर से बोलो, क्या कह रहे हो? अगर हमने कहा ना दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो जिसकी इनकम क्या होती है? ज्यादा होती है, सच रेम्युनरेशन को हटा के। अभी तो प्रोविजन बताया था, हम हस्बैंड की इनकम भी निकाल लेंगे, वाइफ की भी निकाल लेंगे, वो रेम्युनरेशन हटा देंगे। जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसके हाथ में क्लबिंग करनी है। जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसके हाथ में हमें क्या करनी है? क्लबिंग करनी है। या और कुछ पूछना चाहते हो? है क्लियर है? तो 6412 के अंदर सबसे पहले तो लिख के, मतलब इसके अगर नोट्स बनाओगे तो सबसे पहले लिखना कंडीशंस। तो कितनी कंडीशंस बताओगे? 5। वो पांचों मैंने आपको बता रखी है। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके अंदर कुछ वर्ड्स यूज हो रहे हैं, क्या वो काम तो पहले ही करना पड़ेगा ना, वो स्टेप 1 में चला जाएगा असली में देखा जाए तो। पहले उन वर्ड्स के मीनिंग समझने पड़ेंगे। वो जो चारों वर्ड है, उन चारों वर्ड का मीनिंग ही समझ में नहीं आएगा, पढ़ोगे खाक। कंडीशन भले ही 5 है, तो पहले प्री कंडीशन ये हो गई कि भाई ये सेक्शन पढ़ना है तो पहले ये वर्ड्स का मीनिंग आना चाहिए। उसके बाद वो 2 चार्ट है, चार्ट बने हुए हैं आपको पता ही है, वो 2 चार्ट आ जाएंगे। एक चार्ट कंसर्न का और एक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का चार्ट बना हुआ, वो 2 चार्ट आ जाएंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल आ गए, खत्म। ठीक है,
और ये पहले ही चैप्टर के स्टार्टिंग में आपने बना दिया था कि एक्सेप्शन आ सकती है, वो आपको पता ही है, एक पिक्चर क्लियर हो जाती है। अब आ गया 6414 चौका, इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस। हस्बैंड ने वाइफ को, मैं अपने एग्जाम्पल में हस्बैंड वाइफ ही लूंगा, तो हस्बैंड ने वाइफ को क्या कर दिया, एसेट ट्रांसफर कर दिया। हाईलाइट द वर्ड एसेट ट्रांसफर की है। हाँ, एसेट क्या हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, शेयर्स, कुछ भी हो सकते हैं, एसेट है, ठीक है ना। तो एसेट ट्रांसफर कर दी है, हाँ जी, एसेट ट्रांसफर कर दी है। इनकम अराइजिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 27, डीम्ड ओनर। ये क्या कहानी, टू द स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम द एसेट्स अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। अदर देन क्या बोला है, हाउस प्रॉपर्टी। तो क्या कहना चाहता है ये भाई, अगर हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करोगे तो वो क्लबिंग के प्रोविजन में नहीं आएगा। क्यों, उसमें तो आपको क्या माना जाता है, ऑलरेडी डीम्ड ओनर माना जाता है। तो अगर हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है तो सेक्शन 6414 नहीं लगेगा, क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगेगा। तो इसका मतलब हाउस प्रॉपर्टी नहीं की है, क्या किया है, ज्वेलरी, क्या किया है, शेयर्स, क्या किए, डिवेंचर्स, दीज आर द एसेट्स, ये ट्रांसफर किए। अच्छा, और उसके बाद क्या बोल रहा है, हमने कोई कंसिडरेशन भी नहीं ली, और रिलेशन है दोनों का, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। तो उस केस में क्या होने वाला है जी, इंडिविजुअल ने जो ट्रांसफर की है एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के, तो उस वहां से इनकम अराइज होगी उस एसेट से। तो वो इनकम कहां पे इंक्लूड होगी, टोटल इनकम ऑफ ट्रांसफरर। ट्रांसफरर कौन है, हस्बैंड, जिसने ट्रांसफर किया। जो ट्रांसफर करता है वो ट्रांसफरर, जिसको मिली वो ट्रांसफरी। दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल। ये प्रोविजन कहाँ नहीं लगते, जहां पे सेक्शन 27 लगता है, डीम्ड ओनरशिप, वहां पे नहीं लगेंगे ये सेक्शन। और वेयर द इंडिविजुअल हिज और स्पाउस ऑल्दो आर डीम्ड ओनर, ये कहानी, ये तो ठीक है, ये तो बता ही दिया। दूसरा ये लिख लो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन यहां पे क्लबिंग नहीं होगी। कब, अगर आपने एडुकेट कंसिडरेशन ली, मतलब आपने पैसे लिए अपनी वाइफ से, आपने उसको शेयर ट्रांसफर किए 5 लाख के, उससे 5 लाख रुपए ले लिए, हाँ जी, और क्या हो गया है, ट्रांसफर अंडर अ एग्रीमेंट टू लाइव अपार्ट, मतलब डिवोर्स। अब हो गए जी अलग अलग, डिवोर्स हो गया, कहानी खत्म। रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड वाइफ डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब फ्योंसी, ठीक है ना, अभी मैरिज नहीं हुई थी, उससे पहले ही क्या कर दिया नालायक ने, गिफ्ट दे दिया, बड़ा पागल है, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, पता ना फ्योंसी, हम इसी दुनिया के लोग हैं। तो जिस लड़की से मैरिज होनी थी, मैरिज अभी हुई नहीं थी, पहले ही क्या कर दिया, गिफ्ट दे दिया, शेयर्स दे दिए 5 लाख के, फिर क्या होगा भाई, क्लबिंग थोड़ी ना होगी, वो छोड़ के चली, मैरिज की डेट थी आई नहीं। और ऐसी बहुत मूवी आई ना, भाग गई, कौन कौन सी मूवी आई, बहुत सारी बीच में मूवी आई थी जिसमें वो लड़की भाग जाती थी, है ना, कोई एक मूवी तो बता दो, हमें तो याद नहीं है। बद्री की दुल्हनिया करके कोई मूवी, उसमें भी था क्या ऐसे, हाँ था, कुछ पता होता नहीं, देख लेते बस। और भी बहुत सारी मूवी है, हाँ बस, एक वो होती है यार, वो पाकिस्तान चली जाती है, हाँ हाँ, वो तो कर, चल समझ लो, मतलब कुछ परज्यूम कर लो थोड़ा सा, ठीक है। एक वाइफ ने क्या किया था, पिन मनी, पिन मनी समझते हो, अरे पिन मनी समझते हो, पिन मनी समझते हो,
अरे पिन मूवी, पिन समझते हो, पिन मनी क्या होता है? वो मैंने बताया था ना, एक वाइफ क्या करती है, उसका हस्बैंड आता था डेली पैसे चुरा लेती थी उसकी पॉकेट से, पैसे चुरा चुरा के आज वो बुढ़िया 80 साल की हो गई और उसने एक हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली या शेयर्स खरीद लिए 20 लाख के, 25 लाख के। भाई साहब, अब क्लबिंग नहीं होगी यार, अब क्लबिंग नहीं होनी है इन पैसों की, जबकि पैसे उसके नहीं थे ना, ठीक है, फिर भी हम कह रहे हैं क्लबिंग नहीं होगी। अच्छा, ऐसा कुछ लॉ मेकर ने लिखा नहीं है, वो आपको देखना पड़ेगा कि वो हस्बैंड कैसा है और वाइफ कैसी है, कितने पैसे निकाल लेती है, जिससे कि एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी क्या कर ले। अब ये थोड़ा ना कि रोज 10 रुपए निकाल लेती, कहती 40 साल हो गए आज और मैंने पैसे इकट्ठा कर लिया। अबे 10 रुपए निकाले तूने डेली, तो उससे तो मुझे नहीं लगता कुछ हुए होंगे। डेली के तू 2000 रुपए निकाल रही है भाई। अब हस्बैंड कमाने वाला ही 10,000 है पर डे की इनकम है 10,000 रुपीज, तो डेली के 2000 रुपए का नोट निकाल लेती है। मोदी जी को भी थैंक यू कह रही है कि 2000 का नोट बना दिया, मेरे को छुपाने में भी तकलीफ नहीं है। अब एक सूटकेस है वो भरूंगी, जिस दिन भर जाएगा मायके चली जाऊंगी, ठीक है, वहां रख के। आगे बात समझ में? तो वही तो कह रहा हूं ना, वो ज्यादा नहीं है, 10 रुपए ज्यादा नहीं है। 2000 रुपए से तो प्रॉपर्टी आप ले पाओगे, 20 साल 25 साल बाद प्रॉपर्टी, अच्छी खासी प्रॉपर्टी आ जाएगी, ऐसी कोई बात। और शायद ज्यादा दिमाग वाली लेडी हो, है ना, ज्यादा दिमाग वाली लेडी हो, या वो कहे बचपन से करती हूं ऐसा, पहले पापा की चुराती दिमाग होना चाहिए, पहले पापा की काटती थी, मैं हस्बैंड की काटती हूँ। और अब लड़का भी मेरा इतना बड़ा हो गया, क्या करूं, पापा ने 18 साल की उम्र में ही मैरिज करवा दी थी, तो जब तक वो 50 की होगी तो लड़का भी बड़ा हो चुका होगा, लड़का भी कमाता है, उसकी वाइफ भी कमाती है, उसकी भी, ले भाई क्या जल्दी करोड़पति बन गई मैं, अब तीनों को छोड़ देती हूँ फिर तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, छोड़ ही दिया तो, ठीक है जी। मतलब बहुत अजीब अजीब तरीके के लोग होते हैं, है ना। हाँ तो हाँ, ऐसी कोई एज नहीं है, एज नहीं है, बस एज को क्या छोड़ेगी, छोड़ दिया तो कहानी खत्म नहीं हो जाएगी, रिलेशन ही नहीं रहा ना। नहीं छोड़ती है तो भी क्लबिंग नहीं करेंगी, पर वो पिन मनी होनी चाहिए, मतलब कि वही है, समझ गए ऐसा। और दूसरे वाले में ये लिखा हुआ है कि अगर मान लो कि आपने दिए शेयर्स, अब शेयर देके हस्बैंड ने वाइफ को क्या दिए थे, शेयर्स, कितने के, 50 लाख के, रिलायंस के, मुकेश अंबानी, मुक्कू की कंपनी के। और वाइफ ने क्या किया प्रिया, उन शेयर्स को बेच के एक प्रॉपर्टी खरीद ली, हाउस प्रॉपर्टी। क्या अब सेक्शन 27 लगेगा? नो, अब नहीं लगेगा। अब तो हमने शेयर दिया था ना, फिर हाउस, डायरेक्टली हाउस प्रॉपर्टी दी होती तो 27 लग जाता, डीम्ड ओनरशिप, कि भैया तूने फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, 50 लाख की प्रॉपर्टी तूने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी, तो वो तो डीम्ड ओनरशिप, आप ही ओनर माने जाते हो, उसमें क्लबिंग नहीं होनी। पर आप देते हो शेयर्स, फिर जाके वो खरीदती है हाउस प्रॉपर्टी, फिर जाके वो हाउस प्रॉपर्टी खरीद रही है। हाँ, तो मतलब ये क्या कर रही है, पहले शेयर्स बेचे, फिर शेयर बेच के पैसा आया, उससे हाउस प्रॉपर्टी। देखा जाए तो ये सब पैसा है किसका? हस्बैंड का पैसा है? क्लबिंग किस में हो रही है ना, क्लबिंग होगी, सेक्शन 27 नहीं लगेगा बेटा, 27 जहां लगता है वहां क्लबिंग नहीं होती है। 27 क्या है? डीम्ड ओनरशिप, हाउस प्रॉपर्टी। ऑलरेडी जब डीम्ड आपको मान लिया है, फिर प्रोविजन लगाने की क्या जरूरत है क्लबिंग के? आपको ऑलरेडी मान लिया गया। मजा आया? हाँ सर, बड़ा मजा आया सर। अब देखो उससे ज्यादा मजा आएगा, 2 सेक्शन पढ़वाऊंगा बैक टू बैक, उससे भी ज्यादा मजा आएगा। सन वाइफ, ससुर जी अपनी को गिफ्ट दे रहे। क्या बात है भाई, गिफ्ट क्यों दे रहे हो? कह रहे हैं यहां पे गिफ्ट देने का कारण क्या है, ससुर जी के पास ज्यादा इनकम हो गई है, ज्यादा पैसा आ गया, तो उन्होंने कहा चलो ऐसे नहीं तो वैसे, मतलब बहू को खुश किया जाए। वैसे तो मैं खुश करता नहीं,
ऐसे करके खुश कर देता हूं, क्या देके, एसेट देके, रिलायंस की कंपनी के शेयर्स दे देता हूं, एसेट ही तो है। तो क्या कहा जा रहा है इस केस के अंदर भी, जो भी इनकम होगी किसकी, बहू की। अब बहू को मान लो कोई भी इनकम हो, या मान लो डिवेंचर, यहां पे जैसे डिवेंचर बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है वो 10,000 रुपए, वो किसकी इनकम माना जाएगा, ससुर की इनकम मानी जाएगी। अच्छा देखो क्या अगले सेक्शन में क्या कर रहा है, इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू एनी पर्सन टू द बेनिफिट ऑफ स्पाउस ऑफ ट्रांसफरर। और इसके बाद वाला सेक्शन है क्या, ये लो, असली में गलत, आपको क्या करना है, 64(1)(6) किसका है, सन वाइफ है। तो ससुर जी अपनी बहू को क्या करते हैं, एसेट देते हैं, और क्लबिंग हो जाती है, क्योंकि वो फ्री में देते हैं ना, क्लबिंग हो जाती है। अब ससुर जी ने कहा डायरेक्टली अपनी बहू को कुछ देता हूं तो ये इनकम टैक्स वाला क्लबिंग कर देता है, इनडायरेक्टली करता हूं। तो देखो एक सेक्शन छोड़ के अगले सेक्शन में देखो सन वाइफ दोबारा आ गई। अब ससुर जी क्या कर रहे हैं, एसेट दे तो रहे हैं, पर किसको दे रहे हैं, एनी पर्सन को, पर उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, बहू को ही मिलेगा बेनिफिट। हो सकता है किसी ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिया कुछ, या किसी को भी ट्रांसफर कर दिया, किसी को भी कुछ भी ट्रांसफर कर दिया, क्या ट्रांसफर कर दिया, एसेट ट्रांसफर कर दी किसी भी पर्सन को, 7% होते हैं, पर उसको बोला भाई जो भी इनकम आ रही है उसका 100%, उसमें से 80% किसको जाएगा, सन की वाइफ को। तो जितना बेनिफिट जाएगा उतना क्या होगा, क्लबिंग होगा, जितना बेनिफिट जाएगा उतने की क्या होगी, क्लबिंग होगी। समझ में आया या नहीं आया? अरे बाबा, ससुर जी डायरेक्टली अगर ट्रांसफर करते हैं तो सीधे बोल सकते हैं हम कि सन वाइफ को उन्होंने डायरेक्टली कोई एसेट ट्रांसफर कर दी, उसकी तो क्लबिंग बना ही रखी है। 64(1) कहां बना रखी है, 6 के अंदर बना रखी है। इस बॉल पे लगा था छक्का, ससुर जी ने मारा छक्का, कैच आउट हो गए, इनकम टैक्स वाला काला आदमी कैच कर लिया बाउंड्री लाइन में, क्लबिंग कर दी उसने। ससुर ने कहा अच्छा ऐसी बात है, अब अट्ठा मारेंगे छक्का तो तुम पकड़ लेते हो, अट्ठा मारेंगे मतलब स्टेडियम में जाएगी बॉल, ठीक है ना। आरी पता है क्रिकेट देखते हो इधर यार, वहां उसको क्या देख रहे हो, पता नहीं ऐसा क्या हो गया जो तुम उसे देखने लग गए। तुम यहां देखो, इतनी अच्छी स्टोरी चल रही है, अब अट्ठा मारने की सोच रहे ससुर जी, अब किसी और को ट्रांसफर कर देता हूं जो 7% है इनकम टैक्स में, सन वाइफ को नहीं करूंगा, पर उसका बेनिफिट सन की वाइफ को जाएगा। तो एक में तो डायरेक्टली कर रहे थे, एक में इनडायरेक्टली दे रहे हैं उसको बेनिफिट। इनकम टैक्स वाला है तू कुछ कर ले, हम स्टेडियम में भी बैठे हुए हैं, वहां भी कैच कर लेंगे और आउट माना जाएगा, थर्ड एम्पायर भी हमारा है, ठीक है। आ गई बात समझ में, मैच पहले से फिक्स है ये सब, ठीक है। कुछ कर ले, मतलब कहानी है, कुछ कर लो तुम। सर हम ऐसा करते हैं असली में ही दे देते हैं किसी को, हाँ दे दे, फिर तो दे दे, पर फिर सर क्लबिंग तो होने वाली नहीं, फिर वो तेरे को पैसे देने वाला है, वो पैसे भी नहीं देने वाला। ऐसा कोई आदमी मिले तो हमें बुला लेना, हम कुछ तो आ रहा है, चलो समझे। मतलब कि क्या है ना, इनकम टैक्स वाला कहता है यार लोग ना आजकल बड़ी प्लानिंग करते हैं, पहले नहीं होता था क्लबिंग, तो ये भाई क्लबिंग बंद करवाओ, मतलब क्लबिंग नहीं, मतलब क्लबिंग करवानी है, सीधी सी बात है। अब देख लो हस्बैंड को, देख लो हस्बैंड ने क्या किया, अपनी स्पाउस को वही सेम कॉपी पेस्ट है, ससुर वाले ही 2 सेक्शन इसके भी बना दिए, 2 नहीं इसका तो एक ही बनाएंगे ना, हाँ इसके भी तो 2 बनाएंगे, इनडायरेक्टली भी कर सकता है। हस्बैंड वाइफ को कर रहा है ट्रांसफर, ये कह रहा, इसके लिए 7वां सेक्शन बनाया हुआ 64(1)(7), कह रहे तो क्लबिंग हो जाएगी। अब वो कह रहा है कि अच्छा वाइफ को डायरेक्टली करता हूं तो दिक्कत है, ऐसा करता हूं और किसी को कर देता हूं ट्रांसफर, तो भी क्लबिंग हो जाएगी। ये देखो इसमें दोनों में सन वाइफ है, दोनों में सन वाइफ है, क्या यही सेक्शन था 6 और 8,
ससुर जी के सेक्शन ऊपर लिख लेना, ससुर जी हिंदी में, ठीक है। और यहां पे देखो स्पाउस आ गई, यहां एसेट ट्रांसफर कर दी अपनी स्पाउस को चौका, और यहां पे किसी और पर्सन को कर दी, पर उसका बेनिफिट किसको मिल रहा है? स्पाउस को। यहां पे 7, पहले हस्बैंड ने चौका मारा 6414, बाउंड्री लाइन वैसे पार हो गई थी, पर फिर भी इनकम टैक्स वालों ने कहा कि ये चौका नहीं है, क्लबिंग करेंगे। पता नहीं क्या ड्रामे हो रहे हैं, गली क्रिकेट हो रहा है भाई साहब, सब अपना ही चल रहा है, कोई नेशनल लेवल नहीं है। और यहां पे जब उसने कहा कि चलो अब ऐसा काम करता हूं कि 7 समुंदर पार चलते हैं, आप समझ नहीं रहे, ये सेक्शन याद करने का तरीका है और कुछ नहीं है। इधर छक्के के बाद 8 तो याद हो जाएंगे सेक्शन, और कुछ नहीं होगा। सर सेक्शन याद करके क्या करेंगे? मान लो कि तुमने पाप किए और तुम्हारे एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन में सेक्शन पूछ लिया डैश में, ले भाई बेड़ा गर्क, और तुम्हारे जितने भी मतलब बच्चे आ रहे सेंटर से, अरे यार इस बार ना इनकम टैक्स का पेपर खराब हो गया। क्यों खराब हो गया? भाई सेक्शन पूछ लिए 3-4 क्वेश्चन में, अब आता तो था, अब ये नहीं पता था सेक्शन का नंबर क्या है। तो मैं कह रहा हूं ये 4 सेक्शन याद हो सकते हैं, क्या जा रहा है। अच्छा वो 6412 वाला भी याद हो जाता है असली में, क्योंकि पहला सेक्शन ही यही पढ़ते हैं स्पाउस का, पहले ही सेक्शन। और स्पाउस मतलब 2 लोग ना, हस्बैंड एक, वो 2 लोग हो गए, तो दूसरे से कहानी स्टार्ट होती है। याद भी हो गया होगा आपको, सेक्शन भी याद हो गए होंगे। स्पाउस के लिए कौन सा है पहला? 6412। अब एक तरफ हस्बैंड है और एक तरफ पापा जी हैं, मतलब कि फादर उसके, तो इसके 2 सेक्शन है, एक में वो डायरेक्टली ट्रांसफर कर रहा है तो 6414। अब 4 ऐसे नहीं लिखना है, बस वो ऐसे है 4, और यहां पे वो इनडायरेक्टली कर रहा है तो 6417। यहां पे चौका, यहां पे सत्ता, यहां पे छक्का और 8। अब आप सेक्शन लिख ही लोगे कि यहां पे 6 है और यहां पे 8 है, वो याद हो जाएंगे आपको सेक्शन। वैसे किसी को याद होता नहीं है, और 1-2 पे लिखी हुई कहानी। बाकी कई बार टीचर भी कह देते हैं क्या पागल हो गए हो, सेक्शन याद कर रहे हो। मैं कह रहा हूं याद हो रहा है तो क्या दिक्कत है, डीम्ड हो रहा है, तुम्हें याद हो रहा है फिर क्या दिक्कत है। अब तुम्हें कितनों को स्कूटी चलानी आती है? नहीं आती? अच्छा गाड़ी आती है, 2 व्हीलर चलाते ही नहीं? थोड़ी आती है। कितने सालों से चला रहे हो? तुम 10th में इसके साथ थी। अब जब ये चलाती है स्कूटी, अब देखो मैंने कभी देखा नहीं है, पर मुझे एक चीज पता है उसके बारे में। क्या? कि सामने से कोई चीज आती है ना, वो हैंडल अपने आप मुड़ जाता है। सोच रहे होते हो मोड़ना है, वो अपने आप होता है सब कुछ। अब जैसे वो गाड़ी चलाता है, मान लो काफी सालों से चला रहा है, तो ऐसा कभी नहीं होता है ओ भाई पहला लगा दे, अब भाई दूसरा लगा ले। वो स्टार्टिंग में होता है सब कुछ, फिर वो बॉडी उसी चीज को वो कर लेती। वही वाली बात है, खाने बैठते हो तो मुंह में डालते हो ना खाना ले बच्चों की तरह। शर्ट पहननी होती है, टॉप पहनना, ऊपर ही पहनते हो ना, आ गई बात समझ में? वही वाली कहानी है भाई। जूते पहनने तो नीचे ही पहनोगे ना, ले भाई मैं कान में पहन लेता हूं आज जूते। ये बॉडी अपने आप चीजें ऐसे कर लेती है। जैसे हमें लेक्चर लेना होता ना, तो ये आदत बन गई है पढ़ाने की ना, एक हैबिचुअल हो गए इस चीज के। तो क्या है वो बॉडी के ऐसा कभी नहीं लगता कि मतलब बोझ सा, पर हाँ ये कि भाई टैक्स पढ़ाते हैं तो लगता है कि कुछ पढ़ा रहे हैं। JIGL जैसे सब्जेक्ट बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं, सिक्योरिटी लॉ बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, कभी कभार EBCL में भी इंटरेस्टिंग टॉपिक आ जाते हैं।
थोड़ा सा हैवी वाले टॉपिक होते हैं, पर ये वाला चैप्टर नहीं लग रहा हैवी, ये नहीं लग रहा है हैवी, है ना? थ्योरी, हाँ थ्योरी है इसमें, ठीक है ना? हमारा ना यहाँ गणित चल नहीं रहा, माइंड का ज़्यादा यूज़ नहीं है। हाँ, पर फिर भी चलाएंगे ना, हम भी किसी से कम नहीं, है ना भाई? क्यों अपने आप को सीए और सीएमए से कम समझना, वो भी हमारे भाई बहन हैं। बस बच्चे इसी साइकोलॉजी के साथ सीएस ज्वाइन करते हैं, मैथ नहीं आती सीएस कर ले। अच्छा, बड़ा एक्सपर्ट है मैथ के अंदर, सीए कर ले भाई, कैलकुलेशन अच्छी है कर ले, कुछ याद नहीं होता सीए ही कर। सीएस में सब याद करना पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ समझ में आ जाएगा, फिर क्या याद करना पड़ेगा, समझ लो। और घर जाके लिख के देखो ना, JIGL जैसे सब्जेक्ट हैं, घर जाके लिख के देखो कहाँ दिक्कत आ रही है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं इसके अंदर, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, कंक्लूड करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और अब हम लोग GST करेंगे, 5 मिनट का ब्रेक रखेंगे आपका, और फिर उसके बाद डाउट क्लास रखेंगे। भाई GST में कुछ कराना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है आज, क्योंकि मैंने सोचा हुआ है डेली थोड़ा थोड़ा करेंगे।